अभिवादन। आज हम लद्दाख में जो कुछ चल रहा है उस पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ वक्त से वहाँ काफी गहमा गहमी है, आप सुन ही रहे होंगे। राज्य का दर्जा चाहिए, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना है, नौकरियों में आरक्षण चाहिए, अलग लोकसभा सीटें चाहिए। इन सब मांगों को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए हैं और जो हमारे पास खबरें आए वो बताती हैं कि ये प्रदर्शन हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहे हैं। मतलब कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़पें भी हुई। सुनने में आया कि सरकारी दफ्तरों को नुकसान पहुंचाया गया, गिरफ्तारियां हुई, यहाँ तक कि कर्फ्यू भी लगाना पड़ा। और सबसे दुखद बात तो यह है कि इन सब में कुछ लोगों की जान भी गई और कई लोग घायल भी हुए। तो स्थिति वाकई गंभीर है। तो आज हमने सोचा कि इन सारी जानकारियों को सामने रखकर ये समझने की कोशिश करें कि भाई ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये 6ठी अनुसूची जिसकी इतनी बात हो रही है, ये है क्या चीज असल में। लद्दाख के लोग जो आमतौर पर शांति के लिए जाने जाते हैं, वो क्यों इसे इतना जोर शोर से मांग रहे हैं, और फिर सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनकी क्या दलीलें हैं, वो क्यों हिचक रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई रास्ता है आगे, कोई समाधान नजर आता है इस मुश्किल का। चलिए कोशिश करते हैं इसे परत खोलने की। तो सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये 6ठी अनुसूची या 6th शेड्यूल, ये शब्द बार बार आ रहा है। आखिर ये है क्या, क्यों इतनी खास मानी जा रही है? हाँ, बिल्कुल। ये समझना सबसे जरूरी है इस पूरे मामले में। देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 244(2) और 275(1) ये 6ठी अनुसूची का आधार है और इसे बनाया गया था मूल रूप से 1949 में, खासतौर पे पूर्वोत्तर भारत के लिए। उस समय जो असम का अविभाजित पहाड़ी इलाका था, जो आदिवासी बहुल था। और अब अगर हम देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुछ क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। अच्छा, मतलब ये खास पूर्वोत्तर के लिए बनी थी शुरू में? जी हाँ, बिल्कुल। इसके तहत ना स्वायत्त जिला परिषदें यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जिन्हें हम शॉर्ट में एडीसी कहते हैं, वो बनाने का प्रावधान है। एडीसीज। और इन परिषदों को ना काफी अधिकार दिए गए हैं, जैसे अपनी जमीन, अपने जंगल, पानी, खेती, यहाँ तक कि गांव या शहर का प्रशासन कैसे चलाना है, साफ सफाई, स्वास्थ्य। अच्छा खासा नियंत्रण मतलब। हाँ, काफी हद तक। और सिर्फ यही नहीं, शादी ब्याह, तलाक, विरासत के मामले, जो उनके सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन पर भी वो अपने हिसाब से कानून बना सकती हैं। ये तो बहुत व्यापक अधिकार लगते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा उन्हें कुछ विधायी और न्यायिक शक्तियां भी हैं। हाँ। जैसे वो गांव की जो पारंपरिक पंचायतें होती हैं, उनको मान्यता दे सकती हैं। छोटे मोटे दीवानी या फौजदारी मुकदमे भी सुन सकती हैं। हाँ। और एक और अहम बात है, वित्तीय स्वायत्ता। मतलब वो लोकल टैक्स लगा सकती हैं, जैसे बाजारों पर, फेरी वालों पर, और केंद्र और राज्य सरकार से उन्हें विकास के लिए ग्रांट भी मिलती है। ठीक है। तो यहाँ जो सबसे गौर करने वाली बात है वो है इसका मकसद। इसका मूल उद्देश्य बहुत साफ था। पूर्वोत्तर के वो इलाके वो भौगोलिक रूप से अलग थलग थे। उनकी अपनी खास जनजातीय पहचान थी, भाषा, संस्कृति, रहन सहन का तरीका बिल्कुल अलग था। हाँ, वो तो है। और सीमावर्ती इलाके होने की वजह से संवेदनशील भी थे। तो 6ठी अनुसूची एक तरह से उनके लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच बनी, ताकि इन समुदायों की पहचान, उनकी संस्कृति, उनके जो संसाधन है, खासकर जमीन, उसे बाहरी दखलंदाजी और शोषण से बचाया जा सके, उन्हें अपनी परंपराओं के हिसाब से जीने का हक मिले। ये तो काफी दिलचस्प है कि ये व्यवस्था खास पूर्वोत्तर की जरूरतों को देखकर बनाई गई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि लद्दाख, जो कि बिल्कुल अलग इलाका है भौगोलिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी, वहां के लोग अपने लिए यही व्यवस्था क्यों मांग रहे हैं? उनकी ऐसी क्या चिंताएं हैं, खासकर 2019 के बाद जब वो केंद्र शासित प्रदेश बना, कि उन्हें लग रहा है कि 6ठी अनुसूची ही उनकी समस्याओं का हल है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। लद्दाख की अपनी कुछ खास चिंताएं हैं जो इस मांग के पीछे हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी चिंता है अपनी अनूठी पहचान और संस्कृति को बचाने की। देखिए, लद्दाख में ज्यादातर बौद्ध और मुस्लिम समुदाय रहते हैं। वहाँ लद्दाखी हैं जो बौद्ध हैं, फिर बाल्ती, बेड़ा, ब्रोकपा, चांगपा, गर्रा, मोन, पुरेकपा, ये जनजातियां हैं जिन्हें हाल ही में एसटी का दर्जा भी मिला है। इनमें ज्यादातर शिया मुस्लिम हैं। तो उनको ये डर लग रहा है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद और यूटी बनने के बाद बाहर से लोग बड़ी संख्या में आएंगे, वहां बसेंगे। इससे न सिर्फ उनकी जमीनें उनके हाथ से निकल जाएंगी, बल्कि जो उनकी सदियों पुरानी संस्कृति है, भाषा है, धार्मिक परंपराएं हैं, वो भी कमजोर पड़ जाएंगे। उनको अपनी डेमोग्राफी बदलने का एक तरह से डर है। अच्छा, ये एक बड़ी चिंता है। जी। दूसरी बड़ी चिंता है जमीन और जो वहां के प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर नियंत्रण को लेकर। लद्दाख, जैसा हम जानते हैं, एक बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन वहां का इकोसिस्टम बहुत नाजुक है, पहाड़ी इलाका है। हाँ बिल्कुल।
पहले 370 के तहत जमीन पर उनके कुछ खास अधिकार थे। अब यूटी बनने के बाद ज्यादातर कंट्रोल केंद्र सरकार या फिर उपराज्यपाल के अधीन जो प्रशासन है उसके पास चला गया है। तो स्थानीय लोगों को लगता है कि अगर छठी अनुसूची मिलती है तो उन्हें यह अधिकार वापस मिलेगा कि वो तय कर सकें कि उनकी जमीन का इस्तेमाल कैसे होगा। और खासकर जो बाहर के लोग या बाहरी कंपनियां बड़े पैमाने पर जमीन खरीदना चाहें उसे वो नियंत्रित कर सकेंगे, रोक सकेंगे। ठीक है, जमीन का मुद्दा भी बहुत अहम है उनके लिए। तीसरा कारण जुड़ा है रोजगार से, नौकरियों की सुरक्षा से। वहां के युवाओं में ये भावना बढ़ रही है कि जो सरकारी नौकरियां हैं या जो दूसरे आर्थिक अवसर पैदा हो रहे हैं उनमें उनको प्राथमिकता नहीं मिल रही। उन्हें डर है कि बाहर से आने वाले लोग शायद ज्यादा कॉम्पिटिटिव हों या फिर संसाधनों पर कब्जा कर लें। तो वो चाहते हैं कि जो लोकल जॉब्स हैं, चाहे सरकारी हों या प्राइवेट सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट हो, उनमें लद्दाख के मूल निवासियों के लिए आरक्षण हो या कम से कम प्राथमिकता तो जरूर हो। और उन्हें लगता है कि छठी अनुसूची के तहत ऐसे खास नियम बनाए जा सकते हैं। रोजगार की चिंता भी है। और चौथा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है राजनीतिक प्रतिनिधित्व का और लोकल गवर्नेंस का। देखिए, 2019 से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, तो राज्य विधानसभा में उनके नुमाइंदे होते थे। हाँ, उनके एमएलएज होते थे। जी, अब वो यूटी बन गया है और वहां अपनी कोई विधानसभा नहीं है, तो लोगों को लग रहा है कि उनकी आवाज जो है वो पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया से कट गई है। फैसले दिल्ली से लिए जा रहे हैं और उन पर थोपे जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगर छठी अनुसूची लागू होती है और उसके तहत शक्तिशाली स्वायत्त परिषदें बनती हैं, तो जो स्थानीय लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। फैसले जमीनी हकीकत और वहां की जरूरतों के हिसाब से लिए जाएंगे। समझ गए। तो ये चिंताएं सिर्फ प्रशासन से जुड़ी नहीं हैं, बल्कि पहचान, संस्कृति, जमीन और अपनी राजनीतिक आवाज, इन सब से गहरी जुड़ी हुई हैं। और ये चिंताएं काफी हद तक वाजिब भी लगती है उनके नजरिए से देखें तो। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। सरकार इन मांगों को क्यों नहीं मान रही, खासकर जो पूर्ण राज्य का दर्जा है और ये छठी अनुसूची की मांग, इस पर सरकार का क्या रुख है? उनकी क्या चिंताएं हैं, क्या तर्क हैं? बिल्कुल, सरकार का नजरिया समझना भी उतना ही जरूरी है और उनके तर्कों को हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। पहले बात करते हैं कि सरकार लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देना चाहती। हाँ, इसमें सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का। हम जानते हैं कि लद्दाख की सीमाएं पाकिस्तान से भी लगती हैं और चीन से भी। हाँ, बहुत संवेदनशील इलाका है। बिल्कुल। ये सैन्य और सामरिक नजरिए से भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो सरकार का मानना है कि इस इतने संवेदनशील सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा व्यवस्था हो, सेना के लिए बुनियादी ढांचा बनाना हो, जैसे सड़कें, पुल, हवाई पट्टियां या फिर सेना की तैनाती हो, इन सब पर केंद्र का सीधा नियंत्रण होना बहुत जरूरी है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले तेजी से लिए जा सकें बिना किसी स्थानीय राजनीतिक रुकावट के। अगर राज्य बन गया तो ये नियंत्रण कुछ हद तक कम हो सकता है। अच्छा, ये सुरक्षा वाला एंगल है। जी। दूसरा तर्क है लद्दाख की अपनी भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या। लद्दाख का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, करीब 59,000 वर्ग किलोमीटर, लेकिन आबादी देखें तो बहुत कम है, लगभग 3 लाख के आसपास ही। हाँ, जमीन बहुत है, लोग कम है। बिल्कुल। तो सरकार का तर्क ये है कि इतनी कम आबादी वाले इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक पूरा राज्य बनाना, उसकी अपनी विधानसभा, अपनी मंत्रिपरिषद, पूरा राज्य का प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना, ये ना तो प्रशासनिक रूप से बहुत प्रैक्टिकल है और ना ही आर्थिक रूप से शायद व्यवहार्य है। ये भी एक पॉइंट है। और तीसरा, वो कहते हैं कि प्रशासनिक रूप से ज्यादा आसान है। केंद्र सरकार मानती है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते, वो भी बिना विधानसभा वाला, लद्दाख का प्रशासन चलाना ज्यादा सीधा और प्रभावी है। खासकर जो सीमावर्ती इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सेना की जरूरतें पूरी करनी है या केंद्र की जो विकास योजनाएं हैं उन्हें सीधे लागू करना है, उसके लिहाज से ये व्यवस्था ज्यादा कारगर है, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, ये तो हुई राज्य के दर्जे वाली बात पर सरकार के ऐतराज। अब आते हैं छठी अनुसूची पर। उसे लागू करने में सरकार को क्या दिक्कतें दिख रही हैं? ये तो स्थानीय स्वायत्तता की बात करती है, राज्य के दर्जे की तो नहीं। हाँ, छठी अनुसूची को लेकर सरकार की अपनी अलग चिंताएं हैं और वो भी काफी गंभीर हैं। पहली चिंता तो इसके दायरे से ही जुड़ी है, भौगोलिक और संवैधानिक दायरा। जैसे हमने पहले बात की, छठी अनुसूची बनी थी खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत की जो विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक परिस्थितियां थी उनको ध्यान में रखकर। हाँ, ये हमने समझा था। अब उसे लद्दाख जैसे बिल्कुल अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले क्षेत्र पर लागू करने से एक बड़ी संवैधानिक नजीर बन जाएगी, एक मिसाल कायम होगी।
फिर सवाल उठेगा कि क्या कल को देश के दूसरे जनजातीय इलाके या खास पहचान वाले क्षेत्र भी इसी आधार पर छठी अनुसूची की मांग नहीं करने लगेंगे? इसका दूरगामी असर क्या होगा, ये एक चिंता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का पैंडोरास बॉक्स खुल सकता है, ऐसा डर है। कुछ हद तक हाँ। दूसरी चिंता सीधी सीधी रक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है। छठी अनुसूची में जमीन और उसके इस्तेमाल पर स्वायत्त परिषदों का काफी नियंत्रण होता है, तो केंद्र को यह अंदेशा है कि अगर जमीन पर स्थानीय परिषद का लगभग पूरा कंट्रोल हो गया तो भविष्य में जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए सीमा पर सड़कों को चौड़ा करना है, या कोई नई सैनिक छावनी बनानी है, या कोई एयरफील्ड बड़ा करना है, या कोई जरूरी कम्युनिकेशन लाइन डालनी है, तो उसके लिए जमीन हासिल करना मुश्किल हो सकता है। उसमें देरी हो सकती है या फिर स्थानीय राजनीति के कारण रुकावटें आ सकती हैं। ये सुरक्षा के लिहाज से एक व्यावहारिक चिंता है। बिल्कुल। तीसरी चिंता राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर भी है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि छठी अनुसूची के तहत जो स्वायत्तता मिलती है वो काफी ज्यादा होती है। तो एक आशंका ये भी जताई जाती है कि अगर लद्दाख को इस तरह की अत्यधिक स्वायत्तता मिल गई तो क्या ये भविष्य में कहीं अलगाववादी भावनाओं को हवा न दे दे, या देश के बाकी हिस्सों से उसका जुड़ाव कहीं कमजोर न कर दे। सरकार शायद ऐसी किसी भी संभावना से बचना चाहती है। ठीक है। और चौथा, सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क ये भी है कि भाई लद्दाख में स्थानीय स्वशासन के लिए पहले से एक व्यवस्था तो मौजूद है। लेह और कारगिल दोनों जिलों में लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LHDC काम कर रही हैं। लेह वाली 1995 में बनी थी, कारगिल वाली 2003 में। हाँ, हिल काउंसिल तो है वहाँ। जी। तो सरकार का कहना है कि इन मौजूदा परिषदों को ही और ज्यादा वित्तीय और कार्यकारी शक्तियां देकर मजबूत किया जा सकता है, ताकि वो स्थानीय उम्मीदों को बेहतर ढंग से पूरा कर सके। शायद अलग से छठी अनुसूची जैसे जटिल प्रावधान की जरूरत ही ना पड़े। और यहीं पर आकर सारी बहस टिक जाती है कि क्या ये मौजूदा LAHDC वाकई काफी हैं या वो बस नाम के लिए हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। सरकार तो कह रही है कि मौजूदा हिल काउंसिल को ही पावर दे देते हैं, लेकिन क्या वहाँ के लोग इससे सहमत हैं? उनका क्या अनुभव रहा है इन हिल काउंसिल्स के साथ? क्या वो मानते हैं कि ये उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी हैं? उनके क्या तर्क हैं इसके खिलाफ? वो क्यों कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो छठी अनुसूची ही चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्थानीय नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ मानना है कि ये मौजूदा हिल काउंसिल यानी LAHDC बिल्कुल नाकाफी हैं। उनका पहला और मुख्य तर्क यही है कि इन परिषदों के पास शक्तियां बहुत सीमित हैं, खासकर उन मुद्दों पर जो लद्दाख के लोगों के लिए सबसे जरूरी हैं, यानी जमीन, रोजगार और संसाधन। अच्छा। वो कहते हैं कि जमीन को अलॉटमेंट कैसे होगा, जमीन किसी को ट्रांसफर करनी है या नहीं, बाहर से कोई निवेश आ रहा है तो उसे कैसे रेगुलेट करना है, इसका कोई अधिकार उनके पास नहीं है। नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए कानून बनाने की ताकत भी उनके पास नहीं है। असल में देखा जाए तो उनके अधिकार ज्यादातर नगर पालिका जैसे कामों तक ही सीमित हैं, जैसे लोकल सड़कें बनवाना, छोटे मोटे स्वास्थ्य केंद्र या स्कूलों का मैनेजमेंट देखना। मतलब बड़े नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका दूसरा आरोप यह है कि व्यवहारिक रूप से देखें तो ज्यादातर जो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, चाहे वो बजट कितना मिलेगा ये हो, या कोई बड़ी डेवलपमेंट परियोजना आनी है, या फिर जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति हो, ये सब दिल्ली से ही कंट्रोल होता है, यानी केंद्र सरकार या फिर उपराज्यपाल का कार्यालय ही तय करता है। इससे होता यह है कि नौकरशाही हावी रहती है और जो स्थानीय चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका बस सलाहकार जैसी रह जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी बात या तो सुनी नहीं जाती या सुनी जाती है तो उस पर अमल नहीं होता। ये तो लोकतंत्र के लिहाज से चिंता की बात है। जी। और इसी से जुड़ी है पर्यावरण और संस्कृति की चिंता भी। ये भी उनके तर्कों का एक बड़ा हिस्सा है। लद्दाख अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वहाँ बौद्ध मठ हैं, गोम्पा हैं, एक खास संस्कृति है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर जगह है। लोगों को डर है कि अगर बिना किसी स्थानीय कंट्रोल के बड़े पैमाने पर टूरिज्म बढ़ता गया या कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो लद्दाख का जो नाजुक पहाड़ी पर्यावरण है, वहाँ के ग्लेशियर्स हैं, पानी के स्रोत हैं, वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। और साथ ही बाहरी संस्कृति के असर से उनकी अपनी जो सदियों पुरानी जीवन शैली है, परंपराएं हैं, वो भी खत्म हो सकती हैं। उन्हें लगता है कि छठी अनुसूची उन्हें अपनी जमीन, अपने पर्यावरण और अपनी संस्कृति पर नियंत्रण का अधिकार देगी। ये उनकी उम्मीद है। ठीक है। और आखिर में वही बात जो हमने पहले भी की, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी। विधानसभा न होने की कमी उन्हें बहुत शिद्दत से महसूस होती है। वो कहते हैं कि हिल काउंसिल के चुनाव तो होते हैं, लेकिन ये काउंसिल एक विधायिका का विकल्प नहीं है। सही बात है। वो चाहते हैं कि उनके चुने हुए लोग उनके लिए नीतियां बनाएं, कानून बनाएं, ना कि केंद्र से भेजा हुआ कोई प्रशासक।
उन्हें लगता है कि छठी अनुसूची के तहत जो परिषदें बनेंगी वो ज्यादा शक्तिशाली होंगी और ज्यादा लोकतांत्रिक भी। स्थिति वाकई काफी जटिल नजर आ रही है। एक तरफ सरकार की चिंताएं हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा है, देश की एकता है, प्रशासन चलाने की व्यावहारिकता है जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी। और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की अपनी पहचान, अपनी जमीन, रोजगार, पर्यावरण और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर बहुत गहरी और भावनात्मक चिंताएं हैं। जी। ये तो एक टकराव की स्थिति बन गई है। तो क्या यहाँ से आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिख रहा है? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है जो दोनों तरफ की जो मुख्य चिंताएं हैं उनका सम्मान करे और इस गतिरोध को तोड़े? हाँ, देखिए, इस तरह के जो जटिल मुद्दे होते हैं उनमें अक्सर सीधा टकराव कोई हल नहीं देता। जरूरत होती है संवाद की और बीच का रास्ता खोजने की। जो भी बातचीत हो रही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उससे कुछ संभावित समाधानों के संकेत तो मिलते हैं जिन पर विचार हो सकता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो संतुलन साधना ही सबसे जरूरी है। तो क्या हो सकते हैं वो संभावित रास्ते? एक विकल्प ये हो सकता है कि छठी अनुसूची को बिल्कुल वैसा का वैसा लागू न करके लद्दाख की जो खास भौगोलिक, सामरिक और सांस्कृतिक जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक तरह का संशोधित प्रावधान बनाया जाए, या एक विशेष स्वायत्ता पैकेज जैसा कुछ तैयार किया जाए। इसे हम शायद लद्दाख विशेष प्रावधान अधिनियम जैसा कोई नाम दे सकते हैं। अच्छा, मतलब लद्दाख के लिए कुछ खास? हाँ, इसमें जमीन और रोजगार पर स्थानीय लोगों के अधिकारों की गारंटी दी जा सकती है। शायद वैसे ही जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड जैसे कुछ और हिमालयी राज्यों में होता है ना, कि बाहर के लोग खेती की जमीन आसानी से नहीं खरीद सकते। हाँ, कुछ प्रतिबंध है वहाँ। बिल्कुल, वैसा कुछ किया जा सकता है। इससे स्थानीय पहचान की रक्षा भी होगी और शायद सरकार की जो कुछ चिंताएं वो भी थोड़ी कम हो। ये एक रास्ता हो सकता है। और दूसरा रास्ता जिसका इशारा सरकार भी कर रही है वो है मौजूदा हिल डेवलपमेंट काउंसिल LADSC को ही सचमुच में सशक्त करना। मतलब ये सिर्फ कागजी ताकतें न हों, बल्कि उन्हें जमीन, पानी, जंगल, खनिज जैसे जो स्थानीय संसाधन हैं उनका मैनेजमेंट करने, उनके नियम बनाने का अधिकार दिया जाए। स्थानीय नौकरियों में आरक्षण या प्राथमिकता तय करने का अधिकार हो, अपनी लोकल विकास योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने का वास्तविक विधायी और कार्यकारी अधिकार मिले। और बजट का क्या? हाँ बिल्कुल, साथ ही उनका बजट और जो उनका रोजमर्रा का प्रशासनिक कामकाज है उसमें केंद्र या उपराज्यपाल का दखल कम से कम किया जाए, ताकि वो असरदार तरीके से स्वायत्त होकर काम कर सकें। ये भी एक तरीका है। तीसरा, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना है तो शायद एक मिनी विधानसभा जैसी कोई संरचना सोची जा सकती है। इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद कह सकते हैं। इसे कानून बनाने के कुछ सीमित लेकिन महत्वपूर्ण अधिकार दिए जा सकते हैं, खासकर जो स्थानीय महत्व के विषय हैं उन पर। इससे कम से कम जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी महसूस हो रही है वो एहसास कुछ हद तक कम होगा। लोगों को लगेगा कि नीतियां बनाने में उनकी सीधी भागीदारी है। एक बीच का रास्ता। चौथा, और ये शायद सबसे जरूरी है, वो है केंद्र सरकार और लद्दाख के जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हिल काउंसिल के लोग, धार्मिक नेता, सामाजिक नेता, उनके बीच लगातार बातचीत और भरोसा बनाने के लिए एक स्थायी सिस्टम बनाना। एक कोई ज्वाइंट काउंसिल जैसी बन सकती है जहां नियमित रूप से बैठकें हों और लद्दाख से जुड़े जो भी बड़े विकास के या प्रशासनिक फैसले हों वो आपसी बातचीत से और जहां तक हो सके सहमति से लिए जाएं। इससे गलतफहमियां कम होंगी और भरोसे का माहौल बनेगा। संवाद तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पांचवां, पर्यावरण की चिंता को गंभीरता से लेते हुए लद्दाख को आधिकारिक तौर पर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र यानी इकोलॉजिकली फ्रैजाइल जोन या ऐसा ही कोई खास दर्जा दिया जा सकता है। इसके तहत फिर सख्त पर्यावरण नियम लागू किए जा सकते हैं ताकि कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल या टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसका गहराई से पर्यावरणीय असर देखा जाए और स्थानीय लोगों की सहमति जरूरी हो। तो ये तो साफ है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी मुद्दा भर नहीं है। इसके तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, लोगों की पहचान से, उनकी संस्कृति से, उनके भविष्य की चिंताओं से, पर्यावरण के सवाल से और लोकतंत्र की मूल भावना से। ये वाकई एक बहुस्तरीय चुनौती है। आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ सरकार की अपनी जायज चिंताएं हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा है, देश की अखंडता है, प्रशासन चलाने की व्यावहारिकता है, तो दूसरी तरफ लद्दाख के लोगों की पीढ़ियों पुरानी अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान और अब अपने भविष्य को लेकर गहरी चिंताएं और उम्मीदें हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही और उनका भविष्य कोई बाहरी ताकत तय कर रही है। हाँ, ये एहसास बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। और समाधान की कुंजी शायद इसी संतुलन में है।
एक ऐसा रास्ता खोजना जिसमें सरकार की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भी दूर हों और साथ ही लद्दाख के लोगों को उनकी जमीन, उनके रोजगार, उनकी संस्कृति और उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की एक ठोस और भरोसेमंद गारंटी भी मिले। जैसा कि इशारे मिल भी रहे हैं, शायद छठी अनुसूची का कोई बदला हुआ रूप या फिर पूरी तरह से लद्दाख की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया कोई नया लद्दाख स्पेसिफिक मॉडल ही आगे का व्यवहारिक रास्ता बन सकता है। और यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है जाते जाते, लद्दाख का ये पूरा अनुभव जहाँ विकास की ज़रूरतें हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी मजबूरियां हैं और स्थानीय पहचान और लोकतांत्रिक उम्मीदों के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश हो रही है। क्या ये अनुभव भारत के जो दूसरे संवेदनशील सीमावर्ती इलाके हैं या जो जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके लिए भी कोई सबक देता है? क्या हम इस अनुभव से कुछ सीख सकते हैं ताकि भविष्य में ऐसे टकरावों को हम और बेहतर ढंग से संभाल सकें? इस पर सोचना जरूर चाहिए।